वेलकम बैक गाइस। एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पेडागोजी क्लासेस पे, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं D SSS के बारे में। काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली है, काफ़ी तैयारियां भी हैं आगे के लिए जो जो करना है। ठीक है, साथ में पढ़ते रहिए। आइए एक बार जो हम लोगों ने कल पढ़ा था शब्दों को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि वो शब्द ज़रूरी हैं और पूछे जाते हैं आपसे हमेशा। कल हम लोगों ने देखा था वाइगोत्स्की साहब के बारे में। हाँ, याद होगा आप लोग को अच्छे से। भूलोगे तो है नहीं, कल ऐसे पढ़ा दिया था मैंने। कैसे पढ़ाया था, वाइगोत्स्की को कैसे कनेक्ट किया था। वाइगोत्स्की ने रूस में क्या क्या किया, पहले तो वहाँ की सामाजिक संरचना की, ठीक है, फिर सामाजिक सांस्कृतिक का विकास किया, उसके बाद सामाजिक संज्ञानात्मक विकास वाइगोत्स्की साहब ने वहाँ किया। इनके हम लोगों ने शब्द भी लिए थे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोग को अच्छे से याद होगा, क्योंकि कुछ खास जो भी खास था मैंने हर चीज़ बता दिया था इसको लेके। बाकी आज से आप लोग को टेलीग्राम में प्रॉपर नोट्स PDF में मिल जाया करेंगी, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। इनकी बुक्स याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अभी तक मैं डाल नहीं रहा था, लेकिन आज से सारे नोट्स जो मैं पढ़ाऊँगा वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मेरे मिल जाएंगी। पेडागोजी क्लासेस नाम से ही आप लोग सर्च कर लेना। आइए एक बार हम ये शब्द देख लेते हैं फिर से। बात करते हैं सक्रिया की, ठीक है ना। तो इसमें जब किसी छोटे बालक के अंदर ये आपको मतलब ये एक्टिविटी वो करते हुए हमेशा आपको मिलेगा कि उसकी जो नई वस्तुएं होती है पहले उसको उसके साथ खेलेगा, लेकिन जब वो थोड़ी पुरानी हो जाती हैं तो उसको वो तोड़ फोड़ के बिगाड़ देता है। उसके बाद फिर उसको पहले की जैसे करने की कोशिश करता है। तो पियाजे साहब ने इसको ऑपरेशन या तो सक्रिया वर्ड टैग वर्ड दिया है। कैसे पूछता है आपसे कि छोटा बालक अपने एक नए खिलौने को तोड़ देता है, फिर उसको पहले के जैसे करने की कोशिश करता है। अब पियाजे ने इसको क्या कहा है, चार ऑप्शन होंगे आपके पास, इन्हीं में से एक यही ऑप्शन होगा, देख लीजिए अच्छे से। वस्तु स्थायित्व के मतलब भले उसके आंखों से वस्तु ओझल हो जाती है, लेकिन वो समझ जाता है कि उसका अस्तित्व तो है, भले वो हमको दिख नहीं रही है, और ये 6 महीने की उम्र से प्रारंभ हो जाता है। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होता है, ये जन्मजात व्यवहार होते हैं, रोना हंसना। जीववाद, अपनी गुड़िया को वो सोचता है कि नहीं ये जिंदा है, ऐसी बातें करता है, लो मेरी गुड़िया खाना खा लो, ऐसी बातें होती हैं। परवर्ती क्रियाएं, जैसे एक बार बालक कर लेता है, फिर उसके बाद उसको बार बार करके खुशी होता है। अब यहाँ पे अपलटावीपन मतलब 3 into 4, जैसे मैंने बताया था 3 into 4 12 तो बता देगा, लेकिन ये 12 आया कहाँ से, वापस 3 into 4 पे वो नहीं जा पाएगा। संरक्षण का अभाव, मूल या शुरुआती आकृति में परिवर्तन आने पर शुरुआती आकृति को भूल जाता है, वो भी मैंने आपको बताया था कैसे हुआ है, ठीक है। पहले ये वाह बनाया तो बालक को अब दिखाओ ये क्या है, तो बालक बताएगा वाह। अब पूछो ये क्या है तो वो बताएगा का, लेकिन वाह कहाँ है पूछोगे तो कहेगा हमें क्या पता वाह कहाँ है। ये होता है अपलटावीपन, नहीं संरक्षण का अभाव ये होता है। अनुकरण, बच्चे अपने बड़ों का अनुकरण करके सीखते हैं, ठीक है। अहम केंद्रित बच्चे स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। गणितीय संक्रिया की बात करें तो प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये सब सीख जाते हैं। वर्गीकरण, समान वस्तु को पहचान करके एक साथ करना आराम से वो कर लेते हैं। कार्य कारण, अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है, ठीक है। इसका मतलब कि जैसे धूप में कपड़े सूख जाते हैं। इसकी मैडम हमने पढ़ा था कल, सूचनाओं को छोटे छोटे खंड में वो अपनी जानकारी में सुव्यवस्थित एवं क्रमिक ढंग से रखता है। पेन को पेंट में, कैंची को कैंची में, जो भी चीज़ रहती है जिस काम की माइंड में उस हिसाब से उसको अपने प्लेस कर लेता है, ठीक है। संगठन की बात करें तो जानकारी को स्कीमा में भेजने से पहले उन्हें अपने हिसाब से व्यवस्थित करना, कि मतलब ये पैंट है तो ये पहनने का काम आएगा, मतलब उस हिसाब से, कैंची है तो ये काटने का काम आएगा, तो उस हिसाब से उसको अपने जानकारी को व्यवस्थित करता है बालक अपने स्कीमा में भेजने से पहले, ठीक है। सामाजिक संरक्षण की बात कर लेते हैं अगर, तो बालक सामाजिक अंतःक्रिया से नहीं खुद से सक्रिय होकर जानकारी में फेरबदल करता है। ये इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे पियाजे पूछ लेता है कि बालक सक्रिय होकर खुद से सीखता है, ये किसने कहा है। अनुकूलन कल हम लोगों ने पढ़ा था, सूचना को अपने हिसाब से डालना, कोई भी सूचना होती है तो उसको ज्यों का त्यों नहीं बल्कि अपने हिसाब से डालकर उसकी बात करना, यह अनुकूलन होता है। समावेशन की बात कर लेते हैं तो पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जगह देना। जैसे मैंने बताया था सारे जीव खतरनाक नहीं होते, आपको ये बात पता चली। फिर समायोजन में क्या होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब विरोध उत्पन्न होगा, जब आप जानोगे कि नहीं यार सांप के पास जाएंगे तो वो काट ले गया, तो शेर के पास हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो हमें मार डालेगा, तो ये होता है कि विरोधाभास उत्पन्न करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि सारे जीव खतरनाक नहीं होते, कुछ का तो हम भोजन ही होते हैं, तो ये होता है समायोजन करना। अब संतुलन या तो साम्य धारण की बात कर लेते हैं, तो बच्चों की जानकारियों में विरोधाभास ना हो, मतलब जो उसमें कोई भी जानकारी मिली, जैसे मिला कि जीव खतरनाक नहीं होते, ठीक है, अगर वो ऐसे ज्यों के तो मान लेता तब वो साम्य धारण के अंतर्गत आता है। केंद्रीकरण,
किसी घटना को एक ही नज़रिए से देखना, ठीक है। अब देख यही सब है, इसलिए मैंने आपको ये कहा कि आप लोग इसको वापस से भूल ना जाओ। बाकी इसकी मैं अच्छे से अलग से इसका मैं चारों जो अवस्थाएं हैं इनकी मैं डाल दूंगा आप लोग के लिए टेलीग्राम में, आप लोग देख लेना। इसमें होता है वस्तु अस्थायित्व, परावर्ती क्रियाएं, मानसिक निरूपण, अनुकरण, स्मृति एवं इंद्रियां, गामकों द्वारा सीखना, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। गामकों द्वारा सीखना का यहाँ मतलब हुआ कि जैसे गामक क्रियाएं उसकी होती हैं, क्या होती है, जैसे वो क्या बताएं आप लोग, जैसे क्या गामक क्रिया वो होती है ना जो बालक छोटा रहता है, ठीक है, तो अपने मांसपेशियों को वो एक साथ पूरे यूज़ करता है। तो वही जो मांसपेशियों को अपनी जैसे कोई चीज़ पकड़ना है ना, तो सिर्फ अपने हथेली का प्रयोग नहीं करेगा, पूरे हाथ का यूज़ करता है। ये होती है उसकी गामक क्रियाएँ। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, लक्ष्य उद्दीपक व्यवहार, प्रतिनिधि नाटक, यही सब होता है संवेदी पेशी अवस्थाएं में। ये पियाजे ने कहा। अब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देख लेते हैं। संरक्षण का भाव, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण हम लोगों ने देखा ही एक ही नज़रिए से देखता है। जीववाद होता है। अब अविलोम्यता होता है, दूसरे के दृष्टिकोण ना समझना। गिनती वर्णमाला की शुरुआत हो जाती है, यहाँ संकेत समझने लगते हैं, चिन्ह समझने लगते हैं। और अहमान्यता होती है, मतलब खुद को जो मानते हैं वो खुद को ही मानते हैं। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब आइए बात करते हैं आज की, उम्मीद है यही होगा, यही है। फिर बात करते हैं मूल सक्रियात्मक की, जो कि 7 से 11 माना है इन्होंने। इसके पहले अविलोम्यता थी, अब विलोम्यता आ गई। मतलब वो बता सकता है कि 12 कहाँ से आया, 3 into 4 से आया। संरक्षण यहाँ पाया जाता है। मतलब अगर आप वा लिखे हो, वा से अगर आप का बना दो तो वो बताएगा, और उससे पूछो कि वा कहाँ गया तो वो बताएगा कि ये वा है यहाँ पे। अब यहाँ पे विकेंद्रीकरण हो गया। इसके पहले केंद्रीकरण था, लेकिन यहाँ विकेंद्रीकरण आ गया। कार्य कारण संबंध बना लेता है कि धूप से जो सूख रहा है वो धूप की वजह से, धूप की गर्मी की वजह से कपड़े सूख रहे हैं। श्रृंखला होती है, क्रम परिपक्व होता है, वर्गीकरण होता है, तार्किक चिंतन की शुरुआत हो जाती है। गणितीय संक्रिया होती है यहाँ पे, प्लस माइनस वाला मैंने आपको बताया ही। करण आदि की समझ का, आकार आदि की समझ हो जाती है। आकार आदि की समझ की बात करें तो रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इन सब चीज़ की उसकी समझ हो जाती है, ठीक है। अमूर्त सक्रियात्मक की बात करें तो 11 से 15 माना है। यहाँ पे अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है। प्रकल्पना निर्माण, मतलब अज्यूम करने लगते हैं बालक, माना कि एक्स है। आप सारी चिंतन, बड़े पैमाने पे जो चिंतन होता है वो बड़े पैमाने पे होने लगता है। तार्किक चिंतन में परिपक्वता हो जाती है यहाँ पे। आइए अब आगे देखते हैं, कुछ इनके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। पियाजे के सभी चरण स्थिर हैं, क्रम बदला नहीं जा सकता। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप में पहले क्या होगा, पहले आप बोलना शुरू करोगे उसके बाद फिर आप बड़बड़ाना शुरू करोगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। जो चीज़ एक होती है वो क्रम से चलता है कि पहले आप ऐसे बोलोगे, फिर ऐसे पहले आप रोगे, फिर हल्का हल्के वो बड़बड़ाने में आएगा, फिर उसके बाद आप कुछ शब्द बोलोगे जो कि स्वर होंगे, फिर व्यंजन, फिर आगे के दांत आएंगे जिसके हिसाब से जब होठ मिलेंगे दांत में तो फिर आप व्यंजन बोलने लगोगे। ऐसे से धीरे धीरे इन्होंने कहा है कि जितने भी इनके क्रम हैं उनको बदला नहीं जा सकता है। सभी चरण गुणात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है आपसे। पियाजे ने कहा है कि यह जरूरी नहीं कि मेरे द्वारा बताए गुण एकदम से किसी अवस्था में आते हैं, उनके लक्षण पिछले अवस्था में देखे जा सकते हैं। मतलब कोई भी इनका अब ले लेते हैं, जैसे केंद्रीकरण की बात की गई थी कि बालक जो है एक ही दृष्टिकोण से देखता है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हर बालक में ऐसे हो सकता है कि पहले कभी कभी हो कि बालक विकेंद्रीकरण करने लगे, उसका नज़रिया जो किसी चीज़ को लेके 2 चीज़ों में नज़रिया को देखने लगे वो, ठीक है। इन्होंने अपने भतीजे और अपनी पुत्री का इस सिद्धांत के लिए 30 साल तक अध्ययन किया। वाह भाई साहब। पियाजे कुछ समय के लिए बीने के सहयोगी भी थे। आइंस्टाइन ने पियाजे के सिद्धांत की प्रशंसा की है। अब देखिए आइंस्टाइन भी यहाँ पे हैं, तो मतलब आप जान ही सकते हैं पियाजे किस लेवल के थे। बच्चों का चिंतन बुजुर्गों के प्रकार और मात्रा दोनों में अलग होता है। ये आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। यह पूछता है कि बालकों का चिंतन वयस्क के से प्रकार और मात्रा दोनों में अलग। ये किसने कहा है, तो ये इन्होंने कहा है। पुस्तक इनकी है द साइकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। इतनी याद रखने वाली चीज़ थी। कोहलबर्ग की बात कर लेते हैं, कैसे याद होगा इनका वो भी देख लेते हैं। कोहलबर्ग ने क्या दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है ना, शायद नैतिक विकास, हाँ नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया है। याद कैसे होगा, चलिए ठीक है बता रहे हैं कैसे याद हो। कोहलबर्ग एक बियर आती है, अगर चलिए जानिए ना जानिए लेकिन जान लीजिए। तो बियर पीने के बाद नॉर्मली होता क्या है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नैतिकता वाली बातें करते हैं, ठीक है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत बियर कोहलबर्ग से होता है, याद रखिएगा। इन्होंने क्या किया था, हिंज नामक व्यक्ति पर आधारित
इन्होंने हिंज नामक व्यक्ति पे अध्ययन किया था जिसकी पत्नी को एक प्रकार का कैंसर था। अब इन्होंने क्या किया था मैं बताता हूँ आप लोग को। इन्होंने मतलब देखा, हिंज नामक एक व्यक्ति था, ठीक है, उसकी बीवी को कैंसर था, वो ले गया अब तब वैद्य हुआ करते तो वैद्य के पास ले गया। वैद्य के पास ले गया, अब भाई ये था कि ठीक हो जाएगा। अब उसका जो भी रेट था उसने बताया अपनी हिंज को, तो जो पहले का रेट था उससे बढ़ाकर बताया हिंज को उसने कि नहीं इतना पैसा लगेगा। हिंज ने कहा नहीं अभी तो इसकी दवाई इतने में होती थी, अब वो बेचारा उतने अमीर घर से था नहीं। अब जब इन्होंने यही बात बालकों को बताई तो हिंज ने क्या किया, वो दवाइयाँ उसके यहाँ से चोरी कर ली, ठीक है। अब हिंज ने यही बात बालकों को बताई, तो पहले तो बालकों ने कहा कि जब चोरी करने की बात बताई तब तो बालकों ने कहा नहीं चोरी करना तो गलत बात है। लेकिन जब वास्तव में पूरी बातें बताई कि नहीं इस लिख की क्यों चोरी करने की वजह क्या थी, तब बालकों को जो सोचने का नज़रिया था वो बदल गया। तो ये पता चलता है कि नैतिक विकास बालकों में कैसे कैसे होता है। छोटे बालकों को बताई तो उन्होंने यही कहा नहीं यार चोरी करना पाप है। थोड़े बड़ों को बताई तो उन्होंने कहा अरे ठीक किया यार, कोई बात नहीं, ऐसा थोड़े को करता है, वैसे ही वैद्यों का काम तो बचाना होता है, लेकिन उसने तो यहाँ पे गलत काम किया। भले ही वो औषधि उसकी रही हो, उसने खुद बनाई हो, लेकिन यार किसी की जान की बात है। तो इस हिसाब से इन्होंने ऐसे अपने सिद्धांत को ऐसे बनाया और बालकों से क्वेश्चन करके कि सही है कि गलत, ऐसे इनका प्रयोग किया, ठीक है। इसका प्रयोग 10 से 16 वर्ष के बालकों पर आधारित था। इन्होंने 10 से 16 वर्ष के बालकों से ये क्वेश्चन कहा। इन्होंने कहा नैतिक विकास सीधी रेखा में ना होकर नैतिक तर्कणा का परिणाम है। अब देख लेते हैं नैतिक तर्कणा क्या होती है। वह अवस्था जब एक व्यक्ति विरोधाभासी विचारों में से एक का चयन करने के लिए चिंतन करता है। नैतिक दुविधा नैतिक तर्कणा का एक भाग है। अब देखिए कैसे होता है। ये है कि अब आपके यहाँ शादी है, ठीक है। अब शादी आपको दोनों जगह एक डेट पे पड़ गई है, मामा के लड़के की और मौसी की लड़की की। अब दोनों जगह जाना जरूरी है, एक जगह नहीं जाओगे तो एक जगह तो दिक्कत हो ही जाएगी। ये हुई आपके पास आई है नैतिक दुविधा। अब इसमें आप करें क्या, तब आप उसमें विचार विमर्श करोगे कि नहीं यार मामा के लड़के की शादी है, मौसी की लड़की की शादी है, लड़की की शादी में जाना जरूरी होता है। ये जो आप करोगे यही होता है तर्कणा, उसमें से एक का चुनाव करना, चिंतन करना, ठीक है। इन्होंने नैतिक तर्कणा एवं नैतिक कार्यवाही में इन्होंने नैतिक तर्कणा एवं नैतिक कार्यवाही में गहरा संबंध बनाया है। बिल्कुल, अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे, ठीक है ना, कोई भी डिसीजन लोगे तो उसके पहले आप बहुत अच्छे से सोचोगे। अब भैया मामा का भी ध्यान रखना है, मौसी का भी ध्यान रखना है, कहीं भी करोगे तो रास्ता ख़राब होना है, तो उस हिसाब से आप एकदम एडजस्ट करके कि नहीं कहाँ से करें कि हम बच जाएं, ठीक है। तो ये इसमें एक बहुत गहरा संबंध होता है। यह सिद्धांत उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा। नैतिक विकास के चरण याद कर लेते हैं हम लोग। इनके और पियाजे में, आपने पियाजे में देखा ही, इन्होंने हर चीज़ का आधार माना है नैतिक दुविधा, ठीक है। कि आप कोई कुछ भी करेगा तो नैतिक दुविधा बीच ही कड़ी मानी है। पियाजे ने ऐसा कुछ नहीं माना है, तो आप लोग को ऐसे ही याद रहेगा। पूर्व परंपरावादी या तो पूर्व रूढ़वादी अवस्था, जो कि 3 से 10 इन्होंने मानी है, ठीक है। यांत्रिक सापेक्ष नैतिकता, अहम केंद्रिक स्वार्थी बच्चा होता है इसमें। सारी मिठाइयाँ मुझे दो, ठीक है। अब दंड एवं आज्ञा पालन से, अब जैसे आप क्या करोगे, बालक कहता है नहीं सारी मिठाइयाँ मुझे दो। अब यहाँ पे नैतिक दुविधा क्या है, भैया माँ बाप देख रहे हैं, ठीक है। अब माँ बाप कहेंगे नहीं उसको भी दो, छोटे भाई को भी अपने दे लो, तो यहाँ पे वो नैतिक दुविधा में फंस जाएगा। अब हम क्या करें, तब फिर वो उस कार्यवाही क्या करेगा कि अगर हम नहीं देंगे तो माता पिता से मार पड़ेगी, ये होगी उसकी नैतिक कार्यवाही, ठीक है। तो यहाँ पे जो होती है नैतिकता किसी दूसरे द्वारा वो की जाती है, माँ बाप द्वारा नैतिकता को बनाई जाती है। यहाँ पे माता पिता का नियंत्रण होता है। कुछ मिठाइयाँ मुझे दो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। कोलबर्ग की यह अवस्था जिसमें नैतिकता गायब रहती है, नैतिकता वाह तत्वों से आती है। देखिए माता पिता से आई ना, वाह तो खुद के अंदर से तो आई नहीं, इस अवस्था में वाह तत्वों से आती है। इस अवस्था में नैतिकता संभावित दंड पर निर्भर करती है। छोटे बालक होते हैं, उनको तो बस दंड से, मार से डर लगता है, तो नैतिकता जो होती है वो दंड पर ही निर्भर करती है यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं परंपरावादी, नैतिक और रूढ़वादी अवस्था 10 से 13 वर्ष, ठीक है। यहाँ पे जो होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अवस्था हो जाता है। अनुकरण करना, प्रशंसा के यहाँ पे जो बालक बालिका होते हैं प्रशंसा पा के खुशी होते हैं, तो उसके हिसाब से अपनी नैतिकता दिखाते हैं। शर्मा जी के बेटे के जैसे बनो, ठीक है।
इसमें ये होता है कानून एवं व्यवस्था आत्मनिर्भर, मैं अपना निर्णय स्वयं लूँगा। देखिए अब इसमें पहले मैं आपको बता दूँ, इसमें जो पहले होता क्या है, नैतिक परंपरावादी में अच्छा लड़की मतलब जो बालक बालिका होते हैं वो समाज के सापेक्ष चलते हैं। अच्छा लड़की अच्छी लड़की उनको कहा जाता है, प्रशंसा करते हैं तो वो खुशी होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, जैसे नोट, अच्छे बनो, आपके माता पिता आप पे गर्व करेंगे, ठीक है। मैं कानून को मानते हुए अपना निर्णय स्वयं लूँगा। इस अवस्था में ऐसे प्रश्न होंगे, इस अवस्था के ऐसे प्रश्न होंगे। इसमें क्या होता है, कानून एवं व्यवस्था में आत्मनिर्भरता, बालक जो होता है आत्मनिर्भर होता है, ठीक है ना। मैं अपने निर्णय वो स्वयं लेने लगता है, ज़्यादा वो कानून वानून को व्यवस्था को मानता नहीं है, ठीक है। अब 13 से 16 वर्ष में देख लेते हैं, उत्तर परंपरावादी, उत्तर नैतिक, उत्तर रूढ़वादी अवस्था। इसमें सामाजिक अनुबंधन होता है और सामाजिक नैतिकता होती है। कैसे देख लेते हैं, अपना अपना हित देखना, अपना टिफ़िन शेयर करो, कल मैंने किया था। अब इसमें क्या हो, इसमें क्या करते हैं बच्चे, बालक जो होते हैं, टिफ़िन शेयर, सामने वाला कोई टिफ़िन नहीं लाया ना तो टिफ़िन कह देते अच्छा ठीक है खा लो, कोई बात नहीं, मेरे में तुम खा लो। क्यों? क्योंकि उनको प्रशंसा के आदी होते हैं वो लोग। यहाँ पे क्या होता है, अपना टिफ़िन तुम शेयर करो क्योंकि कल मैंने तुम्हें खिलाया था। यहाँ पे ये काम होता है, स्वार्थी वाला हो जाता है बालक, ठीक है। परोपकार, ये देखिए जैसे मैंने बताया स्वार्थी, मैं नहीं खाऊंगा तुम खा लो। अब प्रमुख बिंदु इनके देख लेते हैं। यह सिद्धांत महिलाओं की नैतिकता के विषय में बात नहीं करता, यही इसकी आलोचना थी। वैसे भी कोलबर्ग की बात की है हम लोगों ने, तो लड़कियां बियर पीती नहीं, तो ये इनकी आउटकम था, ये कह सकते हैं डिसएडवांटेज था, ठीक है। यह सिद्धांत सार्वभौमिक है क्योंकि अलग अलग संस्कृतियों में पड़ने वाले अंतर का ध्यान नहीं दिया गया, यह इसकी आलोचना है। अब क्या होता है, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि हर बालक के ऐसी करे जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अब जो हमारे आदिवासी लोग होंगे, जो हमारे मतलब क्या कहते हैं उन्हें, आदिवासी तो कहते हैं जो हमारे जंगलों में पाए जाते हैं अभी भी, तो उनके यहाँ जो होगा, उनके यहाँ अलग टाइप की नैतिकता होगी। तो इस हिसाब से इन्होंने सबको लेकर इन्होंने सिद्धांत को नहीं वो किया है, बस इन्होंने पढ़े लिखे लोगों पे ये अध्ययन किया था। ज़रूरी नहीं कि इसके द्वारा बताई गई अवस्थाएं सही उसी उम्र में शुरू हो। अभी इन्होंने ये भी कह दिया कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो इन्होंने बताया कि अपना टिफ़िन शेयर करो क्योंकि कल मैंने किया था, ये यही से हो, ये पहले से भी शुरू हो सकता है। ये भी इसका आउटकम ही था। ये थे हमारे कोलबर्ग। अब बात कर लेते हैं वंशाक्रम एवं वातावरण। इम्पॉर्टेंट है आपसे सीटेट DSSS में 3-4 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं। बालक के लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है। आपसे सीधा पूछेगा बालक के लिंग का जो निर्धारण होता है किसके द्वारा होता है, माता पिता दोनों इनमें से कोई नहीं है, तो वो जो होता है वो पिता के द्वारा होता है। XX क्रोमोसोम से लड़की, XY क्रोमोसोम से लड़का होता है। पिता के पास 23 जोड़े में XY गुणसूत्र होते हैं, माता के पास 23 जोड़ों में XX गुणसूत्र होते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो Y है ये पिता के में होता है, ठीक है। तो जिसके ही और XY से लड़का होता है, इसीलिए कहा गया कि बालक के लिंग निर्धारण पिता द्वारा किया जाता है। अब पिता के 23वें गुणसूत्र को वंशानुक्रम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, यही Y गुणसूत्र होता है, 23वां गुणसूत्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। इन गुणसूत्रों में 1000 तक जीन्स जुड़ी होती हैं जो माता पिता के गुणों का वाहक होती हैं। मतलब अब कोई भी है जिसके अंदर मतलब एक्स गुणसूत्र हैं, जैसे पिता के अंदर भी है, लेकिन ऐसा थोड़ा नहीं है कि पिता ने के खुद से बन गए। अब वो जो है उसके जो माता पिता रहे होंगे उनके गुणसूत्रों का वाहक होती है, ठीक है। अब हीमोफीलिया और वर्णांगता जन्मजात रोग होते हैं। आपसे पूछे जाते हैं ये कैसे रोग होते हैं, तो ये जन्मजात रोग होते हैं। अब इसमें क्या होता है, वर्णांगता में देख लेते हैं। वर्णांगता का रोग हरे लाल में अंतर नहीं कर पाता। बहुत लोग आपने देखे होंगे, मैंने तो देखा है, मेरे मामा ही थे एक जो अंतर नहीं कर पाते थे, धीरे धीरे वो सीख पता नहीं कैसे गए, जन्मजात रोग को भी वो पीछे कर दिए, बहुत तेज है भाई। हीमोफीलिया की बात करते हैं तो राजघराने की बीमारी कहते हैं इसको, ठीक है ना। इसकी पहली जो वाहक थी वो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, हीमोफीलिया, ठीक है। माता का 23वां गुणसूत्र के जोड़े के अलग ना हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। माता का 23वें गुणसूत्र के जोड़े अलग ना हो पाने से संतान में डाउन सिंड्रोम होता है। पिता द्वारा एक अतिरिक्त X गुणसूत्र प्राप्त करने से होने वाली संतान में क्लीन फैक्टर सिंड्रोम होता है। सीधे आप ये फैक्ट है, आपसे सीधे पूछे जाते हैं, इसलिए इन सबको याद रखिएगा। जो फैक्ट हैं उसको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा।
गुणों के वाहक जीन्स होते हैं। गुणों के वाहक कौन है? तो वो जीन्स होते हैं। आंखों का रंग वंशानुक्रम द्वारा प्रभावित होता है। वंशानुक्रम का सही क्रम क्या है? ये सही क्रम आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने लिख दिया इसको। अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मजन, युग्मनज, हाँ सॉरी, ब्लास्टोसिस्ट, हाँ। तो ये इसका क्रम है। अब अगली बार से मैं इंग्लिश में लिखूंगा। परिभाषा बात कर लेते हैं इनकी, ठीक है। रूट वे नीडेंट की बात कर लेते हैं। माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का हस्तांतर वंशानुक्रम है। मतलब जो भी माता पिता से जो भी संतान को गुण प्राप्त होते हैं तो वही वंशानुक्रम है। ये कहा है रूट वे निडिक्ट ने। कैसे कैसे नाम रखते हैं यार ये लोग। जेम्स ड्रेवर, हर जगह आ जाते हैं ये तो। माता पिता की शारीरिक मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतर वंशानुक्रम में। मतलब माता पिता की जो शारीरिक और मानसिक विशेषताएं संतान में आप लोग को देखने को मिलती है, वो वही वंशानुक्रम है। ये ड्रेवर साहब ने कहा है। वीएन झा की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का योग है। मतलब इन्होंने कहा कि जन्मजात जो विशेषताएं पाई जाती है बालक में, वो माता और पिता से ही पाई जाती हैं, इसलिए इन्होंने जन्मजात विशेषताओं को ही वंशानुक्रम कह दिया। वुडवर्थ को देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम में वो सभी तत्व तो शामिल है जो बालक में जन्म के समय उपस्थित थे, लेकिन उत्पत्ति जन्म के समय ना होकर 9 महीने पहले गर्भधारण के समय हुई। मतलब समझे आप, समझ गए होंगे, एकदम इजी इन्होंने कहा है। क्या कहा इन्होंने कि जन्म के समय वो उपस्थित थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उसी टाइम उनका विकास हो। वो जब गर्भधारण के 9 महीने पहले से, मतलब जब स्टार्टिंग में संरचना बनना शुरू होती बालक की ना, ये तभी से शुरू हो जाता है, और इसी को इन्होंने वंशानुक्रम कहा है। डगलस एवं हॉलैंड, बाप रे, कंट्री का नाम लगता है नहीं। वंशानुक्रम में वो सभी शारीरिक रचनाएं, विशेषताएं, क्षमता शामिल है जिन्हें एक व्यक्ति अपने माता पिता, पूर्वज एवं प्रजाति से प्राप्त करता है। अब होता है कुछ ऐसा है कि जैसे आपको आपके माता पिता से कुछ मिला, ठीक है, तो आपके माता पिता को भी अपने माता पिता से मिला होगा, तो दर से मतलब जैसे जैसे पीढ़ी चलती आ रही, ठीक है, कुछ ना कुछ शेयरिंग होती जा रही है। अब आपके अंदर ऐसे कुछ गुण होंगे जो आपके दादा या तो उनके पापा में रही होगी। बात कर लेते हैं थॉमसन की। वंशानुक्रम क्रमबद्ध पीढ़ियों के बीच संतति को दर्शाने के लिए सुविधाजनक शब्द है। अच्छा, मतलब क्रमबद्ध क्रम पीढ़ियों में जो जो आपकी विशेषताएं थी जो आपके पास आ रही हैं, तो उसको दर्शाने के लिए वंशानुक्रम शब्द का इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है। H.A. पीटरसन। हुआ क्या, कोई आइडिया नहीं। 1 मिनट में चेक कर लूँ, कुछ दिक्कत तो नहीं है। 1 मिनट। हाँ, वायर हिल जाते हैं भाई कहीं ना कहीं से, तो अच्छा वो पता चल जाता है कहीं कहीं कहाँ हैं हम लोग, कहाँ थे हम लोग। ये तो नहीं था, मतलब ये था। हाँ, तो H.A. पीटरसन की बात कर लेते हैं। वंशानुक्रम वो सभी विशेषताएं आती हैं जो एक व्यक्ति अपने पूर्वजों और माता पिता से प्राप्त करता है। इसमें को सब जाने लायक था नहीं। सिद्धांत देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत, ये किसने दिया है? लैमार्क साहब ने दिया। इन्होंने क्या कहा है? विकासवाद के जनक भी यही हैं, लैमार्क, याद रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। जिराफ का अध्ययन किया है इन्होंने। अब देखिए क्या हुआ, इन्होंने जब जिराफ पे अध्ययन करके ये बताया कि जिराफ की जो अभी की पीढ़ी है जिनकी गर्दन आप इतनी लंबी देखते हो, ठीक है, पहले ऐसी नहीं थी। पहले क्या था कि जैसे ये लोग गाय की तरह ही हुआ करते थे। ज़मीन की पूरी, क्या हुआ कि घास चरते चरते ज़मीन की पूरी घास ख़त्म हो गई, या तो घास चरने के लिए ज़मीन में बची ही नहीं। ऊपर पेड़ में पत्ते थे। जिराफ ने तब उछलना शुरू किया, ठीक है ना, उछल के कैसे भी गर्दन ऊंची करके उठा के उसको खाने की कोशिश की। समय बीतता गया, धीरे धीरे उनकी गर्दन बड़ी होती गई, और आज आप लोग देख रहे हो जिराफ की गर्दन कैसी है। तो इन्होंने जिराफ पर प्रयोग किया था। कैसे किया वो मैंने बता भी दिया आपको, ठीक है। इन्होंने ये माना था कि जिराफ की गर्दन पहले ऐसे थी नहीं। जैव सांख्यिकी का नियम देख लेते हैं। सुजनन शास्त्र के जनक हैं ये भी याद रखिएगा। ओहो, जैव सांख्यिकी का नियम जो है वो आपके गाल्टन साहब ने दिया था, यही सुजनन शास्त्र के भी जनक है, ठीक है। संतान को माता पिता के 1/3, दादा दादी के 1/4, परदादा दादी के 1/8, 1/6 अन्य पूर्वजों से मिलता है। ये नहीं कि बस आपको माता पिता का मिल जाता है, इन्होंने गाल्टन साहब ने बताया है, मोटा मोटा है, ये सब आप याद रखिएगा। माता पिता का 1/3,
दादा दादी का 1/4, परदादा दादी का 1/8 और 1/16 अपने अन्य पूर्वजों का, ठीक है। अर्जित गुणों के अवितरण का सिद्धांत किसने दिया है? बीजमैन ने दिया है। माता पिता का कोई भी गुण संतान को प्राप्त नहीं होता, चूहे पर प्रयोग इन्होंने किया। ये तो गजब ही थे, याद रखिएगा बस आप ऐसे। बाकी इनको जब पढ़ाएंगे तो आपको हम पूरा पढ़ा देंगे कैसे इन्होंने क्या कहा है। मेंडल साहब, इनका बहुत पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने जो भी किया अच्छा किया, बहुत मेहनत करके किया। ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे, ठीक है ना, इसलिए ये पूछा भी जाता है। अनुवांशिक के ये जनक हैं मेंडल साहब। इन्होंने मटर और चूहे पर प्रयोग किया। अब क्या किया इन्होंने, आइए देखते हैं। इन्होंने दो वाइट चूहे लिए, तो वाइट जो उनका लड़का हुआ वो वाइट चूहा हुआ, ठीक है ना। अब उन्होंने एक वाइट और एक ब्लैक लिया, तो क्या हुआ? ब्लैक आया। अब उन्होंने फिर एक वाइट लिया और एक हाइब्रिड ब्लैक लिया। हाइब्रिड ब्लैक मतलब वाइट और ब्लैक से जो बना है वो हाइब्रिड ब्लैक। तो उसमें क्या हुआ कि जो वाइट चूहे की है वो तो 1 बचा और ब्लैक का 4 में से एक वाइट होता है और 3 जो होता है वो ब्लैक होता है, ठीक है। ये इनका वो था, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, इसलिए मैंने इसको भी बना लिया है। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा भी है, समान समान जब करते हैं समान समान को जन्म देता है, असमान 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 को जन्म देता है। भिन्नता या प्रत्यमान का नियम इन्होंने दिया, मेंडल साहब ने दिया है, ये भी याद रखिएगा। बीजाकोष के निरंतरता के नियम, ये भी बीजमैन ने दिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी संतान बदलती रहती हैं लेकिन मूल बीजाणु एक ही रहते हैं, यह नियम वैज्ञानिक रूप से गलत है। ये भी आपसे पूछा गया है, पीढ़ी दर पीढ़ी संतानें बदलती रहती हैं लेकिन मूल बीजाणु एक ही रहता है। ये किसने कहा? ये तो बीजमैन ने कहा है। संयोग का नियम, माता पिता से मिलने वाले गुणों की मात्रा या बालक का लिंग निर्धारण पहले से ही निश्चित नहीं हो सकता। बिल्कुल, पहले से आप ये निश्चित कर ही नहीं सकते हो कि लड़का होगा या लड़की है तो कैसा होगा। माता पे जा गए तो पिता पे आप ये बिल्कुल निर्धारित नहीं कर सकते हो। मातृ पितृ पक्ष का नियम, अनुवांशिक गुण कुछ माता और कुछ पिता के पूर्वजों से आते हैं, कुछ माता के पूर्वजों से आते हैं, कुछ पिता के पूर्वजों से आते हैं, ठीक है। अब विषमता का नियम, ऐसे गुण भी बालक में आते हैं जो ना तो माता के हैं ना पिता के गुण हैं। ऐसे गुण बालक को दुनिया से अलग करते हैं, इन्हें अद्वितीय गुण कहा जाता है। अगर अद्वितीय गुण कहें तो वो कौन से होते हैं ये देख लीजिए आप। होता है कभी कभी ऐसा होता है कि बालकों में कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो कि न माता में रहते हैं ना पिता में रहते हैं। अब वो कहाँ से आते हैं, मतलब इस ऐसे आप ले सकते हो वो कहीं ना कहीं इनकी पीढ़ियों में रहा होगा वो गुण, ठीक है ना, तभी इनके अंदर आया। अब आइए इनका अध्ययन देख लेते हैं। वंशानुक्रम पर किए गए प्रमुख अध्ययन 2 देख लेते हैं आगे, बाकी और कल देखेंगे। वैसे काम करिए, छोड़िए आप, इसको भी हम लोग कल ही देखेंगे। सिद्धांत देख लीजिएगा आप। और आप लोग के लिए जो कुछ थोड़ा बहुत जो छूट गया था, फिर से 2-3 जगह से मैंने भाषा विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास सब कुछ बना लिया अच्छे से। पहले आप इसी तरह पढ़ते जाओ आगे, वो सब संपूर्ण में काम आएगा। कुछ नया पढ़ने को मिल रहा हो अच्छा तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाकी मेहनत करते रहो यार, कहीं से भी पढ़ो, पढ़ते रहो, क्योंकि अगर रुके तो वहीं दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। D++ भी बहुत अच्छा मौका है निकालने का, नहीं तो फिर पढ़े रह जाओगे ऐसे ही। सुपर टेट का कोई भरोसा है नहीं। चलिए फिर मिलते हैं कल इसी टाइम, तब तक के लिए राधे राधे। पढ़िए अच्छे से, चैनल शेयर करिए साथ में। थैंक यू।